घर से निकलने के बाद कई बार ये डाउट आता है कि दरवाज़ा लॉक किया या नहीं किया। ये डाउट आना अपने आप में गड़बड़ नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है, हम जाके चेक करते हैं और फिर अपना दिन अपनी रूटीन में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे इस थॉट से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाय, आई एम डॉक्टर स्नेहा शर्मा। आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, जिसको ओसीडी बोला जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में आपने कैजुअली बहुत बार सुना होगा। इसको कैजुअली मिसयूज किया जाता है टू से कि मेरी मदर हैं, बहुत ओसीडी हैं किचन की सफाई को लेके। हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग ओसीडी बिहेवियर वाले हैं, जहाँ पे इसको एक पर्सनालिटी टाइप या क्वर्क के वे में डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, जो काफ़ी क्रॉनिक हो सकती है, डेबिलिटेटिंग हो सकती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओसीडी के इस डिस्कशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि ओसीडी होता क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, ये क्या इसमें जेंडर में डिफरेंसेस आते हैं, इसके टाइप्स क्या-क्या हो सकते हैं, किस तरह से ये लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है। जैसा कि नाम में ही आप दे सकते हैं, इसके दो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से पहला जो है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशंस जो हैं वो अनवांटेड होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं। इसका मतलब कि दिमाग में बार बार आ रहे होते हैं, डिजायरेबल नहीं होते, इंसान चाह नहीं रहा होता है कि वो इस बारे में सोचे। और ये थॉट्स होते हैं, कई बार इमेजेस, इम्पल्सेस और अर्जेस भी हो सकती हैं। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि ये जो थॉट्स, इमेजेस, इम्पल्सेस या अर्जेस हैं, ये आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल होती हैं ऑफ द पर्सन जिसके ये थॉट्स आ रही हैं, तभी इनको ऑब्सेशंस कहा जाता है। तो जब ऑब्सेशंस जो आ रहे होते हैं, वो यूजुअली डिस्ट्रेसिंग होते हैं बहुत ज़्यादा और आउटसाइड ऑफ कंट्रोल होते हैं और आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर द पर्सन होते हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो किसी पेरेंट को ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि वो अपने बच्चे को नुकसान पहुँचा रहे हैं या पहुँचा सकते हैं, और या उनको ऐसी इमेज दिख रही है या फिर अर्जेस आ रही हैं, इम्पल्सेस आ रही हैं। उन्हें पता होता है कि वो ये करना नहीं चाहते हैं, तभी वो इनके लिए डिस्ट्रेसिंग होती है। उनके कंट्रोल में नहीं होता ये सोचना। तो अगर हम ये बोले ना कि ऐसा मत सोचो, तुम क्यों सोच रहे हो इस बारे में, पॉजिटिव सोचो, तो ये चीज़ें यूजुअली ऐसे में काम नहीं करती हैं। सिमिलरली जो बहुत रिलीजियस लोग हैं, उनको कुछ सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं अबाउट गॉड। उन्हें भी ये डिस्ट्रेसिंग लगती हैं, वो ये एन्जॉय नहीं कर रहे होते और जानबूझकर नहीं सोच रहे होते। कुछ लोगों को ऑब्सेसिव थॉट्स में बहुत सारा डर लग सकता है, क्योंकि उनको वो थॉट्स आ रही होती हैं कि वो बार-बार कोई बीमारी के शिकार हो गए हैं। तो ऐसे में उनका दिमाग उससे हटता नहीं है। वो कुछ भी करने की कोशिश करें तो यही थॉट्स बार-बार घूमती रहती हैं और उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो ये था ऑब्सेशंस के बारे में। आप समझते हैं कि कंपल्शंस जो हैं ओसीडी का पार्ट, वो क्या होते हैं। जो कंपल्शंस होते हैं वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, और कई बार वो बिहेवियर्स दिखने वाले ना होकर मेंटल रिचुअल्स या एक्ट्स होती हैं, जो कि इंसान बार बार करने के लिए कंपेल्ड हो जाता है। वो चाहते नहीं है ऐसा करना, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उनको लगता है कि ऐसा करने से उनका जो मन में डाउट है, उनके मन में जो दुविधा है, वो कम हो जाएगी। तो लोग अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, जो कि ऑब्सेशन से उभर रही होती है, कुछ बिहेवियर्स करने लगते हैं जो कि वो बार बार करते हैं अपने डाउट्स को हटाने के लिए। तो इन बिहेवियर्स को या फिर इन मेंटल एक्ट्स को कंपल्शंस कहा जाता है। जो बिहेवियर्स हैं वो दिख सकते हैं बाहर, जैसे कि हाथ धोना बार बार, जाके बार बार लॉक चेक करना, बार बार गाड़ी का लॉक चेक करना, या फिर बार बार जाके गैस चेक करना। और कई बार ये मेंटल एक्ट्स या रिचुअल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप एक काउंटिंग कर रहे हो अपने ही माइंड में, या फिर आपको एक फ्रेज है जो बार बार दोहरा रहे हो कोई भी थॉट आने के बाद, ताकि आपको लग रहा है कि आप मेंटली उसको रिवर्स कर पाओ। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस, ये मिलकर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ओसीडी की डायग्नोसिस के लिए सबको ऑब्सेशंस हों। कई बार ऑब्सेशंस, सिर्फ ऑब्सेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं और कंपल्शंस नहीं हो सकती, या फिर मेंटली होती हैं तो दिखती नहीं हैं। कई बार सिर्फ कंपल्शंस भी हो सकते हैं बिहेवियर्स में, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन होता है वो मिक्स प्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब है कि ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस दोनों आ जाते हैं।
दुनिया में लगभग 1 से 2% इंडिविजुअल्स जो हैं वो ओसीडी से सफ़र करते हैं। इसका मतलब है कि हर 100 में से 1 इंसान या 2 इंसान को ओसीडी के सिम्पटम्स हैं। ओसीडी की जो प्रेज़ेंटेशन होती है वो काफ़ी यंग एज पे भी स्टार्ट हो जाती है। तो 8 से 12 साल के बच्चों में इसके सिम्पटम्स दिखने लगते हैं और कई बार लेट टीन या यंग एडल्ट लाइफ में इसके सिम्पटम्स आते हैं। जब ये सिम्पटम्स आते हैं तो ये एसोसिएट हो सकते हैं कुछ और बीमारियों के साथ, जिसमें टिक्स जो है या टूरेट सिंड्रोम है, इस तरह के बीमारियां ओसीडी के साथ में पाई जा सकती हैं। आपको जान के बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि ओसीडी के सिम्पटम्स जो हैं जिनका ऑनसेट अर्ली ईयर्स में हो जाता है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अडल्ट जो हैं वो ये बोलते हैं, मानते हैं कि उनके जो ओसीडी के सिम्पटम्स थे वो उनके बचपन में ही स्टार्ट हो गए थे। लेकिन फिर भी उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में कई बार एवरेज गैप जो है वो 14 से 17 साल का गैप हो जाता है। तो ये इसी से समझ में आता है कि ओसीडी कितना अनरिकॉग्नाइज्ड बीमारी है, उसको लेके कितना स्टिग्मा है और कैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसके बारे में नहीं समझते हैं और इसका टाइमली इलाज नहीं कराते हैं। ओसीडी में ये भी जानना ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट इक्वली ओसीडी मेल्स और फीमेल्स को अफेक्ट करती है। मेल्स में जो है वो प्रेजेंटेशन जल्दी आ सकती है, फीमेल्स में थोड़ी लेट आ सकती है, बट इन जनरल जो प्रिवलेंस है वो सिमिलर है। ये भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि ये बीमारी हर तरह के रिलीजियस सेगमेंट में, कास्ट सेगमेंट में, सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट में या ज्योग्राफिकल सेगमेंट में पाई जाती है। इसका मतलब है इसका बायोलॉजिकल बेसिस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ओसीडी के सिम्टम्स पाए जाते हैं और ओसीडी बीमारी एग्जिस्ट करती है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओसीडी के सिम्पटम्स अराउंड देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल या हार्मोनल साइकिल जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में प्री मेंस्ट्रुअली या फिर मेनोपॉज के अराउंड या फिर पोस्टपार्टम एंड अराउंड प्रेगनेंसी ये सिम्पटम्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, ज़्यादा विजिबल हो सकते हैं और अति में डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे में एडिक्वेट और टाइमली इनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी पोस्टपार्टम ओसीडी के बारे में, जो कि कई बार मिसडायग्नोस हो जाता है एज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम का मतलब होता है डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है उस टाइम पर बहुत सारी मदर्स को डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आ सकते हैं जो कि इंट्रूसिव होते हैं और वो बच्चे को हार्म के लेके जनरली फोकस्ड होते हैं। तो ऐसे में उनके मन में डर बैठ जाता है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अनवांटेडली नुकसान पहुंचा देंगे, या कई बार उनको जो इम्पल्सेस आ रही होती हैं वो इस तरह की आ रही होती हैं, ये उससे बैड मदर नहीं बनती हैं। ये जो थॉट्स हैं ये समझना ज़रूरी है कि वो चाह नहीं रही हैं कि वो ये करें। ये उनके दिमाग में ना चाहते हुए भी बार-बार आ रही हैं और इन थॉट्स के चलते वो बहुत डिस्ट्रेस हो जाती हैं, अपने आप को गिल्टी फ़ील करने लगती हैं। उनको दूसरों को ये बताते हुए भी शर्म आती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि और लोग उन्हें जज करेंगे एज़ अ बैड मदर कि वो अपने बच्चे के बारे में ऐसी थॉट्स दिमाग में ला रही हैं। तो ऐसे में टाइमली मदर्स इसको रिपोर्ट नहीं करती हैं, जिसके चलते उनका डिस्ट्रेस और उनके ओसीडी के सिम्पटम्स बढ़ते जाते हैं और ऐसे में कई बार ये सिवियरिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट टाइमली नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट मदर और बेबी दोनों को आता है। और यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगी ये बात कि ऐसे में मदर को शेम या गिल्ट करके ये थॉट्स को भगाया नहीं जा सकता। तो अगर आप मदर को बार-बार हाईलाइट करेंगे कि कैसे उनके ये जो थॉट्स हैं उनके बच्चे को नुकसान पहुँचा रहे हैं या कैसे उनके बिहेवियर का उनके बच्चे पे फ़र्क पड़ रहा है और उनको नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में ये टैक्टिक्स काम नहीं करती हैं। क्योंकि ये एक बीमारी है, वो जानबूझकर ये थॉट्स नहीं ला रहे हैं। तो अगर आप बार-बार ये चीज़ बोलेंगे तो उनको अंदर से शेम और गिल्ट होगा, जो ऑलरेडी उनको हो सकता है हो रहा हो, और जहाँ पर शेम, गिल्ट या नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं, वहाँ पे ओसीडी के सिम्पटम्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उनको गिल्ट में डालकर, शेम में डालकर उनको हेल्प ना करें, बल्कि उनको टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली सपोर्ट सीक करने में हेल्प करें। कुछ ऑब्सेशंस जो होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। इनमें से जो ऑब्सेशंस हैं ऑफ कंटामिनेशन, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ गंदी हो गई है, हमारे हाथ गंदे हो गए हैं, सरफेस गंदी है, कपड़े गंदे हैं, किचन में बर्तन गंदे हैं। तो ये डाउट्स ऑफ कंटामिनेशन या फियर्स ऑफ कंटामिनेशन एक टाइप ऑफ ओसीडी हो सकता है। एक दूसरा जो है वो कई बार होता है हार्म को लेके, कि आपको डर लग रहा होता है कि आप किसी को हार्म ना कर दें या आप
आपको कोई या आपके लव्ड वंस को कोई हार्म ना करे। एक और तरह के जो ऑब्सेसिव थॉट्स हो सकते हैं उसमें फॉरबिडन इमेजेस आना, फॉरबिडन थॉट्स आना जो कि सेक्सुअल इन नेचर हो सकती हैं, एग्रेसिव इन नेचर हो सकती हैं और ब्लास्फेमस इन नेचर हो सकती हैं। ये एग्जिस्ट कर सकता है। इसके साथ-साथ में बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हेल्थ रिलेटेड ऑब्सेसिव थॉट्स भी आते हैं, जहाँ पे उनको बार-बार ये थॉट आता है कि उनको कोई सिवियर इलनेस हो गई है और ये जो थॉट्स हैं ये इनके कंट्रोल में नहीं होती। इसके साथ-साथ में रिलेशनल ओसीडी भी होता है, जहाँ पर आपको रिलेशनशिप को लेके बार-बार इंट्रूसिव थॉट्स आ सकते हैं, जो कि आपको पता है सच नहीं है, बट फिर भी वो आपके माइंड में आके डाउट क्रिएट करती हैं और आपको डिस्ट्रेस देती हैं। तो ये जैसे कॉमन ऑब्सेशंस हैं, उसी तरह कुछ कॉमन कंपल्शंस भी होते हैं। कॉमन कंपल्शंस में अगर हम देखेंगे तो जो हमने सबने सुना है कि क्लीनिंग सबसे पहले आता है, बार-बार हाथ धोना, बार-बार सरफेस को क्लीन करना, बहुत ज़्यादा शावर करना, बार-बार शावर करना, ये कुछ क्लीनिंग ओसीडी के सिम्पटम्स हो सकते हैं। साथ में क्लीनिंग के साथ-साथ में चेकिंग हो सकता है, बार-बार डोर चेक करना, लॉक चेक करना, गैस चेक करना, क्योंकि वो थॉट्स या डाउट्स आना बार-बार कि वो सही नहीं है। इसके साथ में जो कुछ कंपल्शंस होते हैं वो मेंटल एक्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, जहाँ पे आप बार-बार प्रे कर रहे हैं, कोई एक फ्रेज़ रिपीट कर रहे हैं, नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। अ, और कई बार जो कंपल्शंस हैं वो अवॉइडेंस बिहेवियर में दिख सकता है। इसका मतलब कि वो बिहेवियर्स करना जिससे ट्रिगर जो है वो अवॉइड हो पाए, जिससे आपकी जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं वो दिमाग में ना आए। तो ये कॉमन ऑब्सेसिव एंड कंपल्शन बिहेवियर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि काफ़ी कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। हाथ बार-बार धोना जो है, अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इसमें ये नहीं है कि जो कुछ लोग हमसे ज़्यादा बार हाथ धो सकते हैं, उसको ओसीडी नहीं बोलेंगे। ऑब्सेशन के लिए जो बिहेवियर है, वो कई बार होना चाहिए, जो इंसान वो कर रहा है उसको गलत लगना चाहिए, डिस्ट्रेसिंग होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसफंक्शनिंग आनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको वो जो बिहेवियर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि आपकी सोशल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करने लगते हैं। अगर हम नंबर ऑफ आवर्स में देखें तो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं वो बोलते हैं कि अगर आप दिन में मोर देन 1 आवर अपने बिहेवियर्स जो कि ऑब्सेशंस हैं या कंपल्शंस हैं उन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो वो भी इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको जो आपके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो समझेंगे, उसके बाद ही ओसीडी का डायग्नोसिस होता है। तो सिंपल जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ह्यूमन नेचर कि अगर कोई ज़्यादा हाथ धो रहा है और कोई कम, तो वो अपने आप में ओसीडी नहीं होता। किसी को अपना घर साफ रखना या ऑर्गेनाइज रखना पसंद है, तो वो ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर में नहीं आएगा। वो एक पर्सनैलिटी क्वर्क हो सकता है, उनका एक सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर हो सकता है, उसको नेसेसरीली डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं। तो ऐसे में इस वर्ड को, इन बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करने के लिए अवॉइड करें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उसमें मेडिकेशंस आती हैं। अगर सिम्पटम सिवियरिटी ज़्यादा है और डिसफंक्शनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो इस लूप को आपके ब्रेन में कंट्रोल कर देती हैं, रोक देती हैं, जिससे फिर अपने आप में होने वाली एंग्जायटी जो है और जो कंपल्शंस हैं, वो कम हो जाते हैं। साथ-साथ में मेडिकेशंस के साथ में थेरेपीज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थेरेपी होती है जिसको एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी बोलते हैं। वहाँ पर उस थेरेपी में हम अपने बिहेवियर्स को या जो डर है उसको एक्सपोज़ करके बार-बार धीरे-धीरे हम उसको कंट्रोल करना, उसको पावर करना सीखते हैं, जो कि एक ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्वालिफाइड होता है करने के लिए। इसके साथ में अलग तरह की थेरेपीज़ होती हैं जो कि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऑफ़र करी जा सकती हैं। कुछ बायोलॉजिकल थेरेपीज़ भी होती हैं जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या आरटीएमएस, उसका भी कई बार रोल देखा गया है इन ओसीडी सिम्पटम्स और वो जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर आफ्टर इवैल्यूएटिंग द सिम्पटम्स, आफ्टर मेकिंग अ करेक्ट डायग्नोसिस ही आपको सजेस्ट करेंगे। तो ऐसे में लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड बीमारी है। इसके साथ में इतना स्टिग्मा अटैच्ड है और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल है वो इसको मोस्टली छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि
उन्हें लगता है कि उनको पागल देखा जाएगा या ऐसा देखा जाएगा कि वो इस तरह का क्यों बिहेवियर कर रहे हैं। शेम या गिल्ट जो है वो कॉमनली लोगों में इसको लेके आ जाती है और वो छुपाने की कोशिश करते हैं। बट प्लीज़ समझिए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर टाइमली डायग्नोस हो रहा है और ट्रीट हो रहा है, तो ये बहुत ही मैनेजेबल कंडीशन है और आपकी जो डिसफंक्शनिंग है जनरल लाइफ की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म करी जा सकती है विद द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सो प्लीज़ हेल्प लेने से ना घबराएँ अगर आप भी ऐसे सिम्पटम्स या आपके कोई लव्ड वन्स ऐसे सिम्पटम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ मीट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड गेट अ करेक्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक एंड प्लीज़ शेयर आवर कंटेंट विद अदर्स जिनको आपको लगता है ये सिम्पटम्स हो सकते हैं और उनको बेनिफिट हो सकता है, एंड फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस।